लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर एक बार फिर कांग्रेस एक्शन मोड पर नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर अब एक नई यात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं और जिसका नाम रखा गया है भारत न्याय यात्रा। 2024 में जनवरी की 14 तारीख को यानी मकर संक्रांति वाले दिन भारत न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर की राजधानी इम्फाल से होगी, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखाकर इस भारत न्याय यात्रा की शुरुआत कराएंगे और राहुल गांधी अपनी टीम के साथ इस बार मणिपुर से लेकर के मुंबई की यात्रा करने जा रहे हैं। खास बात यह है यात्रा की, यह यात्रा 6200 किलोमीटर की होगी। 14 जनवरी से शुरू हो रही है यात्रा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यानी 20 मार्च 2024 को समाप्त भी हो जाएगी और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें लगभग 14 राज्य कवर होंगे, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे प्रदेश है और उसके बाद ये महाराष्ट्र में, ठीक है। लगभग 14 राज्यों को इसमें शामिल करने की योजना है भारत न्याय यात्रा में। और यह यात्रा मूलतः देखा जाए तो बस के जरिए ज्यादा सफर तय करेगी और कुछ स्थानों पर यह यात्रा पैदल भी चलेगी। बहरहाल आपको याद होगा कि पिछले साल 7 सितंबर 2022 को ऐसी ही एक यात्रा राहुल गांधी ने, जिसका नाम था भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी शुरू की थी और लगभग 136 दिन मतलब 4.5 महीने तक वो यात्रा चली और उसमें लगभग 3570 किलोमीटर का सफर तय करते हुए कश्मीर के लाल चौक में यह यात्रा समाप्त हुई थी। और उसके बाद से दक्षिण भारत में जो सफलता मिली थी कांग्रेस को, जिसमें खासतौर पर कर्नाटक का चुनाव है, उससे काफी कांग्रेस जन उत्साहित थे और ये माना जा रहा है उसी यात्रा से प्रेरित होकर के इस बार भारत न्याय यात्रा की शुरुआत की जा रही है। दोस्तों आपको याद होगा कि मणिपुर ही क्यों, पिछले लगभग 7-8 महीने से मणिपुर जल रहा है और वहाँ जिस तरह से लगातार दंगे भड़के हैं, जिस तरह से हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं और उसमें तमाम विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने उस हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए, उपद्रवियों को रोकने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए। महिलाओं के साथ जिस तरह से अनाचार हुआ, महिलाओं के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ और जिस तरह से सामूहिक नरसंहार हुआ है मणिपुर में, वो आज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बाहर, देश के बाहर भी उसकी चर्चा होती है। और शायद इसीलिए कांग्रेस ने मणिपुर से ही इस भारत न्याय यात्रा करने की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। 14 जनवरी से प्रारंभ हो रही इस यात्रा के लिए बाकायदा कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपालन ने एक सूचना अधिकृत तौर पर जारी कर दी है। तैयारियां भी सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को कह दिया गया है कि तैयारियां करें अपने अपने क्षेत्र से। जिस प्रदेश से यात्रा गुजरेगी वहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने नेता राहुल गांधी के साथ उस यात्रा में शामिल होंगे और उसको सफल बनाने के लिए प्रयास। देखना है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से अभिभूत कांग्रेस के लोग, उन लोगों को भारत न्याय यात्रा से कितना लाभ मिल पाता है और वो भी ऐसे समय में जबकि 2024 में अप्रैल के महीने में संभवतः लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल के रूप में कांग्रेस के लिए ये एक खुद का वजूद बनाने के लिए एक अवसर है जिसको वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक दूसरी खबर हम बताएंगे, वो है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में राम मंदिर निर्माण की चर्चा जोरों पर है और 22 जनवरी को बाकायदा रामलला की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में रखा गया है और उसकी तैयारियों को लेकर के न सिर्फ उत्तर प्रदेश शासन, पहले पूरे भारत की जो सरकार के जो महत्वपूर्ण विभाग है सब उसमें लगे हुए हैं। अब जो खबरें जो तैयारियों के सिलसिले में सामने आ रही हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अयोध्या का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया है और अयोध्या धाम के नाम से ही वहाँ का रेलवे स्टेशन भी होगा और वहाँ जो रेलवे स्टेशन का जो स्वरूप है वो एयरपोर्ट की तरह का, वो एकदम हाईटेक है और एक एयरपोर्ट भी बाकायदा बना दिया गया है जिसके बाकायदा 1 जनवरी से शुरू होने की संभावना भी है। आपको बताते चलें कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस एयरपोर्ट का जो अयोध्या में नया बनाया गया है और साथ ही रेलवे स्टेशन का, अयोध्या धाम का, वो बाकायदा लोकार्पण करेंगे और उसके बाद 1 तारीख से विधिवत ये दोनों जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट, इस पे बाकायदा आवाजाही शुरू कर दी जाएगी, ट्रेन की भी और विमानों की भी। इस बीच एक खबर और है, वो ये है कि अयोध्या में चूंकि अयोध्या धाम बना दिया गया है इसलिए वहां पर शराबबंदी पूरी तरह से लागू कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, नितिन अग्रवाल जो कि उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा घोषणा की है कि उस पूरे क्षेत्र में न सिर्फ अयोध्या बल्कि जो 84 कोसी परिक्रमा का क्षेत्र होता है, जिसमें 84 कोस तक जो परिक्रमा होगी, उस पूरे क्षेत्र में कहीं भी एक भी कोई शराब की दुकान या कोई भी जरिया ऐसा नहीं होगा जहाँ पर शराब उपलब्ध हो सके। अयोध्या की तैयारियों को लेकर के जिस तरह से कई सालों से तैयारियां
भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार कर रही थी, अब उसको अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। खबर यह भी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निगाह रखे हुए अयोध्या में, और आज भी उनका एक दौरा था जो शायद कैंसिल हो गया है, और वो तमाम जो तैयारियां वहां चल रही हैं उसको लेकर के वो काफी सतर्क हैं। तैयारियों के बीच में एक चर्चा ये भी है कि वहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो करानी है उसके लिए 3 मूर्तियां बनी हुई हैं, और 3 में से किसी एक का चयन करना है, जो कि कल 29 तारीख तक किए जाने की संभावना है। खबर ये भी आई है कि 51 इंच की मूर्ति रामलला की वहां पर स्थापित की जाएगी, जिसको लेकर के अंतिम चरण में तैयारियां चल रही हैं। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से अयोध्या को अयोध्या धाम किया गया, उससे तमाम नेता हैं, खासतौर पर विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और वहाँ के मुख्य पुजारी है सत्येंद्र दास, ये सभी ने खुशी जताई है अयोध्या धाम कर देने की वजह से। अब दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर होनी है, उसमें गर्भगृह में कौन कौन लोग रहेंगे, तो इसके बारे में जो निर्णय लिया गया उसमें सिर्फ 5 लोग ही गर्भगृह में रहेंगे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और जो राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास जी, ये 5 लोग गर्भगृह में रहेंगे और प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो संपन्न करवाएंगे। बहरहाल 22 जनवरी का सभी भक्तों को इंतजार है। 75 साल कम से कम आज़ादी के बाद से जो है एक संघर्ष चल रहा था, एक विवाद चल रहा था, उस पर पटाक्षेप तो हो ही गया है, लेकिन बाकायदा राम मंदिर बनकर वहां पर विधिवत पूरा पूजा अर्चना का लोगों की जिसका इंतजार था वो अब पूरा होने वाला है, सपना पूरे होने जा रहा है। उनकी तैयारियों में तमाम लोग लगे हुए हैं, और आपको जैसा पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया और विभिन्न राज्यों से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं 22 तारीख को वहां पहुंचने के लिए। साथ ही साथ कई नेताओं को आमंत्रित भी किया गया है, और इस आमंत्रण में भी राजनीति शामिल हो चुकी है। आपको बताते चलें कि शरद पवार को न्योता नहीं गया है। खबर यह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी न्योता भेजा जा चुका है। सीताराम येचुरी जो कि सीपीआई के नेता हैं, उनको भी आमंत्रण भेजा जा चुका है। वहीं पर कुछ नेता ऐसे जैसे सीताराम येचुरी और साथ ही ममता बनर्जी, इन्होंने कहा है कि हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, मतलब 22 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने कहा है उन्हें न्योता तो नहीं मिला है, लेकिन न्योता मिलेगा तो जाएंगे और नहीं मिलेगा तो 22 जनवरी के बाद कभी भी हम रामलला के दर्शन कर लेंगे। बहरहाल कुल मिलाकर के राम मंदिर की स्थापना, राम मंदिर की शुरुआत के साथ ही साथ जो उनका जो आयोजन है उद्घाटन समारोह, उसको लेकर के भी तमाम तरह के विवाद चल रहे हैं, लेकिन सबके बीच आयोजकों में जबरदस्त उत्साह है और देशवासियों में भी जबरदस्त उत्साह है, और ये माना जा रहा है कि एक जबरदस्त लाखों की भीड़ उस दिन 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की मूर्ति का जो स्थापना हो रही है उस दिन वहां पर मौजूद रहेंगे। सबके साथ हमको भी इंतजार रहेगा इस विशाल महोत्सव का। अब देखते हैं कि 22 तारीख तक किन किन नेताओं को वहां पर आमंत्रित किया जाता है और कौन कौन से राजनेता वहां पर इस मौके पर पहुंचते हैं। और ये हमारी तीसरी खबर आज की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस से जुड़ी हुई है। आपको जैसे पता है कि 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। O.W. ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, और आज 28 दिसंबर 2023 है। 138 साल पूरे कर चुकी है कांग्रेस पार्टी और 139वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। और आज ही के दिन कांग्रेस ने नागपुर में एक मेगा रैली का आयोजन किया है, और इस मेगा रैली के माध्यम से वो 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी कर रहे हैं। पूरी तैयारियां वहां पर नागपुर में है। नागपुर में जिस मैदान पर ये आयोजन किया जा रहा है वहाँ पर 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने का प्रोग्राम है, और उस पर्टिकुलर उस मैदान का नाम भारत जोड़ो मैदान नाम रख दिया गया है अस्थायी तौर पर, क्योंकि यहाँ से वे चुनावी शंखनाद की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बताते चले कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित तो तमाम बड़े नेता वहां पहुंचे हैं। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की वहां पहुंचने की पहले तैयारी थी, लेकिन अचानक सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो गई और उसकी वजह से प्रियंका गांधी ने भी अचानक ऐन वक्त पर अपना कार्यक्रम रद्द किया। लेकिन उसके अलावा तमाम बड़े नेता जिसमें कन्हैया कुमार हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे अलग, केसी वेणुगोपाल है, जयराम रमेश है, तमाम बड़े नेता वहां पर नागपुर की रैली में शामिल हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के ख्याल से उन्होंने तैयारी नागपुर में की है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने भी ये कहा कि 1885 में जब कांग्रेस के अधिवेशन की स्थापना की शुरुआत की गई थी तब भी वो नागपुर से हुई थी, और इसीलिए कांग्रेस ने नागपुर को चुना है और यहाँ से वो अपने चुनावी शंखनाद कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव का। देखना है कि कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर नागपुर में
महारैली करने का ये आयोजन कांग्रेस के लिए कितना लाभकारी सिद्ध होता है। अब एक महत्वपूर्ण खबर नीतीश कुमार से संबंधित है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इंडिया गठबंधन के प्रमुख दलों में से एक आरजेडी भी है, जिसके मुखिया हैं नीतीश कुमार। खबर ये चली है बीच में कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री, इनके बीच में कुछ नजदीकियां जरूरत से ज्यादा बढ़ गई, जो कि नीतीश कुमार को अखर गई। खबर ये भी चल रही थी कि कहीं न कहीं ललन सिंह और तेजस्वी यादव में इस बात की भी चर्चा हुई कि बिहार का मुख्यमंत्री बदला जाए और उसकी जगह नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव की बनाया जाए। इस पे काफी हद तक ललन सिंह सहमत भी दिखे, लेकिन ये खबर कहीं न कहीं क्षण के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंच गई, तो उन्होंने आनन फानन में एक निर्णय लिया और उसके तहत वह दिल्ली पहुंच गए हैं। हालांकि अपने बयानों में उन्होंने कहा कि वो एक सामान्य उनका रूटीन बैठकें ले रहे हैं। आज उनकी एक बैठक है शाम को प्रमुख लोगों की, और उसके बाद कल 29 दिसंबर को आरजेडी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है, और ये वो बैठक होगी जिसमें राष्ट्रीय कार्य समिति के बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदला भी जा सकता है। एक जो उड़ती उड़ती खबर आ रही है वो ये है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। इस बीच एक खबर और भी है, जबकि तेजस्वी यादव से उसको लेकर सवाल कहा तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य मीडिया वाले घटनाओं को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। किसी भी पार्टी को अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक करने का अधिकार है, इसलिए इसको गलत कयास नहीं लगाने जाना चाहिए। इस बीच एक खबर उसी से जुड़ी ये भी है कि नीतीश कुमार और लालू यादव में एक समझौता हुआ है लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के तहत, और जिसमें दोनों ही नेता बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सहमति जता चुके हैं। 5 सीटें वो कांग्रेस के लिए भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। बहरहाल इंडिया गठबंधन की जल्द होने वाली बैठक में एक बार फिर से सीटों के गठबंधन का निर्णय जब होगा तभी सब मामले बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और यदि इंडिया गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो निसंदेह उनको त्याग की भावना से काम करना पड़ेगा। ऐसा सभी नेता जो इंडिया गठबंधन जुड़े हैं मान रहे हैं। देखना है कि इंडिया गठबंधन की कवायद कितना रंग लाती है, लेकिन उसके पहले कल 29 दिसंबर को आरजेडी की जो बैठक होने वाली है, क्या उसमें ललन सिंह की छुट्टी हो सकती है, इस पर सबकी निगाह रहेगी। एक सनसनीखेज खबर है वो जो दुबई से आ रही है, इसमें महादेव ऐप से जुड़ी ये खबर है, जिसके मुख्य संचालक सौरभ चंद्राकर को दुबई पुलिस ने नजरबंद कर दिया। उनको उनके घर में कहीं बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और इस बीच ये पता चला है कि ये जो कार्रवाई दुबई पुलिस ने की है वो भारत के ईडी डिपार्टमेंट की तरफ से भेजी गई रिक्वेस्ट के आधार पर की गई है। ये माना जा रहा है कि भारत सरकार सौरभ चंद्राकर को प्रत्यर्पण के जो कार्रवाई होती है एक देश से दूसरे देश के सरकारों के बीच, उसके तहत सौरभ चंद्राकर को इंडिया बुलाया जा सकता है। सवाल यह है कि जिस तरह केंद्र सरकार सौरभ चंद्राकर को हिंदुस्तान से बाहर बैठ करके एक बड़ा रैकेट चला रहा था, उसको पकड़ने में सफलता हासिल की है, उसके लिए निसंदेह भारत सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन एक सवाल जरूर रह जाता है कि क्या इसी तरह से भारत सरकार नीरव मोदी और विजय माल्या, जो कि कई सालों से फरार हैं, क्या उनको भी लाने के लिए ऐसी ही कवायद करेगी? इस पर हम सबकी निगाह रहेगी। एक अच्छी खबर यह है राजस्थान से, जहां के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने घोषणा की है कि 1 जनवरी से राजस्थान वासियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि क्या वो सिर्फ बीपीएल वालों को मिलेगा या सामान्य नागरिकों को। इस पर 1 जनवरी तक सबको इंतजार रहेगा। और अब आखिरी खबर है वो ये कि बस्तर वासियों के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है, वो ये है कि जगदलपुर को देश के विभिन्न राज्यों से जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। हवाई यात्राएं का सुखद संयोग होता है, सुविधा होती है, वो बहुत जल्द जगदलपुर वासियों को मिलने वाली है। दिल्ली और जबलपुर के लिए यात्रा शुरू होने वाली है। ये माना जा रहा है कि इंडिगो से बातचीत चल रही है और इंडिगो के अधिकारियों ने पिछले दिनों जगदलपुर में हवाई पट्टी का निरीक्षण भी किया है और सबको यात्रा के अनुकूल पाया है। कलेक्टर वहाँ पर जो दयाराम ने, उन्होंने भी बात बताई है कि जनवरी में जगदलपुर से दिल्ली की सेवा शुरू हो सकती है और वैसे ही फरवरी में जगदलपुर से जबलपुर की बीच यात्रा शुरू हो सकती है। आपको पता चलें पिछले 2-3 सालों के अंदर जगदलपुर हवाई पट्टी से रायपुर और हैदराबाद की सेवाएं भी शुरू हो चुकी हैं। बीच बीच में कभी कभी बाधित रहती हैं, लेकिन दोनों स्थानों के लिए, रायपुर के लिए भी और हैदराबाद के लिए भी बस्तर वासियों को विमान सेवा उपलब्ध होती है। अब ये 2 शहर और जुड़ जाएंगे, जबलपुर और दिल्ली। इसके बाद अन्य शहरों से जोड़ने की योजना पर भी काम चल रहा है। उम्मीद है
कि बस्तर वासियों को बहुत जल्द देश के अन्य राज्यों से भी जुड़ने का मौका मिलेगा। एक जो खबर है उसके हिसाब से ये पता लगा सिर्फ DGCA की अनुमति मिलना बाकी है और उसके बाद ये सेवा शुरू हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं BD निज़ामी, आप देख रहे हैं न्यूज़ 220। हमारी खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी ऐसी अच्छी खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।